dance, make it hurt. हाय गाइस, हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स, साइंटिफिक नोटेशन और राउंडिंग ऑफ। और मैंने आपको उसके क्वेश्चंस भी करवाए थे और मैंने आपको साथ में उसकी डीपीपी भी दी थी एक सॉल्व करने के लिए। तो आई होप आप सभी ने उसको सॉल्व की होगी और आपको उसमें जो भी डाउट्स आते हैं तो आई थिंक टेलीग्राम ग्रुप अभी ओपन हो चुका है, या अगर नहीं भी हुआ है तो वो सून ओपन कर दिया जाएगा, जिसमें आप लोग हम लोगों से डायरेक्टली डाउट्स पूछ पाएंगे। तो अभी के लिए आप अपने डाउट्स को लिख करके रख लीजिए, और जैसे ही हम लोग भी ग्रुप पर एक्टिव होते हैं तो हम लोग आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। और उसके बाद मैं कमेंट्स पढ़ी तो शायद बहुत सारे लोगों का एक डाउट था, शायद मैंने कुछ गलत लिख दिया था कि 1090 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो मैं फिर से बता देती हूँ, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि ये जो 0 है ये पॉइंट के पहले है, और पॉइंट के पहले के जो जीरोस होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं काउंट किए जाते हैं। ये वाले जो लीडिंग जीरोस होते हैं, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ये काफी सारे लोगों का कमेंट में था। और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा हम लोग आज लॉस के बारे में पढ़ने वाले हैं, और आज मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट तक लेकर के जाऊंगी। और इसके बाद इस चैप्टर का एक और लेक्चर आएगा, वो इसका कंक्लूडिंग लेक्चर होगा इस चैप्टर का, जिसके अंदर हम लोग जितने भी वो मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन और अपना परसेंटेज कंपोजिशन के न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। आज मैं आपको लॉस और अपना ये मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, ये सब कुछ बताने वाली हूँ। तो हम लोग देखते हैं आज का लेक्चर। और मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि मैं आपको जैसे जैसे पढ़ाती जा रही हूँ, मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्लो चल रही हूँ, तो आप उसको एनसीईआरटी और अपने रेफरेंसेस से कंप्लीट करते जाइए। तो आप लोग अगर आप लोग साथ में चलेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। अभी तो मैंने भी कुछ भी स्पीड नहीं पकड़ी है, तो वंस आई जैसे कि मैं जब स्पीड पकड़ लूंगी तो भी आप लोगों के लिए कीप अप करना आसान होगा, अगर आप अभी से पढ़ने की हैबिट डाल लेते हैं तो आप जो जिस दिन पढ़ाया जाए, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथ्स हो, उसको उसी दिन कंप्लीट कीजिए। और वैसे भी आपके जो लेक्चर्स है वो अल्टरनेट डेज आते हैं किसी भी सब्जेक्ट के, तो आपको हर सब्जेक्ट कंप्लीट करने के लिए 2 दिन मिलते हैं, वो वाला दिन और उसका नेक्स्ट डे। तो काफी ज्यादा टाइम होता है 2 दिन अगर देखा जाए तो आप लोग ये वाला बहाना तो मत दीजिए कि हमको टाइम नहीं मिला और लेक्चर्स काफी ज्यादा क्लोज आ गए। जैसे कुछ बच्चे बोल रहे थे कि जैसे कि मैथ्स का लेक्चर आया, उसके जस्ट 1 घंटे बाद फिजिक्स का आ गया। तो ऐसा आप लोगों को एक दिन में पढ़ना भी है और फिर आप लोगों को लेक्चर्स भी साथ में नहीं चाहिए, तो इट्स वो समझ नहीं आता है। आप लोग अगर उस टाइम पर नहीं देख पा रहे हैं, आप लोग बिजी है, तो आप लोग उसको बाद में देख लीजिए। बट ठीक है, हम लोग आपके लिए एक दिन में दो लेक्चर्स लेकर के आ रहे हैं। हम लोग सबसे पहले देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए, एक चीज होती है जो कि बहुत बड़ा ट्रूथ है कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अगर इस यूनिवर्स में जितना भी मास है वो हमेशा ही कांस्टेंट रहने वाला है, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नीदर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो ये इसी चीज से ये वाला लॉ बनता है कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर अ लो एनर्जी थर्मोडाइनमिक प्रोसेस। एक और चीज होती है कि आप लोगों ने वो थ्योरी पढ़ी होगी, E इक्वल्स टू mc², जिसके अंदर मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। बट ये जो चीज है ये काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर्स पे होती है, तो हम लोग अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें बेसिक्स में हम इसको मान करके नहीं चलते हैं। इसीलिए लास्ट वाली लाइन लिखी है कि अगर कोई सी भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो आपने जितना मास रिएक्शन के पहले लिया है रिएक्टेंट्स में, उतना ही आपको प्रोडक्ट्स में मिलेगा। और हम लोग मान के चल रहे हैं कि रिएक्शन में काफी बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा रिएक्टेंट्स हीट अप नहीं हो रहे हैं, जिस कारण से ये वाली जो चीज है इसको हम लोग इग्नोर करके चलते हैं, तभी ये वाला लॉ वर्क करता है। अगर ये E इक्वल्स टू mc² के चलते मास एनर्जी में कन्वर्ट होने लग जाता है तो ऑब्वियसली हमको सेम मास नहीं मिलेगा बिफोर और आफ्टर। जैसे कि रिएक्शंस में होता है, फ्यूजन में होता है, फिजन में होता है कि थोड़ा सा मास का लॉस होता है, और वो जो मास का लॉस होता है वो ही एनर्जी बनता है। पर हम लोग अभी न्यूक्लियर लेवल की रिएक्शंस की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग हमारी जनरल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। जैसे कि हमारा प्रेसिपिटेशन हो गया, एडिशन
हो गया, न्यूट्रलाइजेशन हो गया, तो इसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी रीचअप नहीं होती है और ऐसा नहीं होता है कि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। तो ये जो हमारी नॉर्मल रिएक्शंस होती है, जो हमारी डेली रिएक्शंस होती है, उनके लिए ये वाला लॉ एप्लीकेबल है। मैं आपको फिर से ये वाली चीज़ पढ़ करके बता देती हूँ। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। According to the law of conservation of mass, the mass of the reactants must be equal to the mass of the products for a low energy thermodynamic process. Fine. अब हम लोग जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको दे करके रखा है कि हम लोगों ने मीथेन लिया 16 ग्राम्स, इसका 1 मोल है, तो मीथेन के 1 मोल में 16 ग्राम्स ही होते हैं। अगर आप ऐसे भी देख सकते हैं, कार्बन का 12 होता है और हाइड्रोजन का 4 होता है, तो 16 होता है, राइट। तो हम लोगों ने 1 मोल मीथेन लिया है जो कि 16 ग्राम से, हम लोगों ने 2 मोल ऑक्सीजन के लिए हैं विच इज 2 × 32, क्योंकि ऑक्सीजन का 1 होता है 32, तो विच इज 2 × 32। तो इससे हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड मिला प्लस हमको वाटर मिला। तो ये एक बैलेंस्ड रिएक्शन है और हम लोगों ने देखा कि अगर 1 मोल ऑफ मीथेन 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है तो हमको 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है प्लस हमको 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन मिल रहा है। आप लोगों को ऐसे नॉर्मल बैलेंसिंग तो मैं मान के चल रही हूँ कि आती है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो ये 16 + 2 × 32 विच इज 64 + 16 विच इज 0 1 विच इज 80। यहाँ पर हमको 80 मिल रहा है और यहाँ पर आपको 44 + 36 विच इज ऑल्सो 80। तो आपको पहले भी 80 मास था आपके रिएक्टेंट्स का और 80 ही मास था आपके प्रोडक्ट्स का। तो आप लोगों को क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे कि आप लोगों को दे दिया जाएगा, जैसे आपको ये वाली चीज नहीं दी, आपको ये 3 वैल्यूज दे दी जाएगी, आपको बोलेंगे कि मास ऑफ ऑक्सीजन बताओ कितना हमने यूज किया था। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग सिंपली जैसे कि 2 × 18 है, आप इसको 36 लेंगे, इसको आप 44 लेंगे इक्वल्स टू 16, इसको आप x मान लीजिए प्लस x, राइट। तो इससे आपकी x की वैल्यू आ जाएगी विच इज 64। तो आपको इस वाले से रिलेटेड एकदम बेसिक वाले क्वेश्चंस हैंगे। बहुत से बहुत मतलब क्वेश्चंस की तो बहुत सारी वेराइटीज हो सकती है, बट आपका जो मेजर कॉन्सेप्ट है बिहाइंड ऑल दी क्वेश्चंस वो यही रहने वाला है, ठीक है। मैंने आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन लिया है, सिंपल सा काफी। लेट्स सी दिस। इन अ केमिकल रिएक्शन 300 grams of reactant A are combined with 100 grams of reactant B. Both A and B react to completion. हम लोगों को क्या बोला है कि reactant A है, reactant B से react करा, इसके 300 grams हम लोगों ने लिए, combined with 100 grams of reactant B, इसके हमने 100 grams लिए और हम लोगों को बोला है कि ये जो प्रोडक्ट है बनेगा, जो भी बनेगा प्रोडक्ट, वी डोंट नो व्हाट क्या बनेगा, AB बनेगा, A2B बनेगा, AB2 बनेगा, कुछ भी बन सकता है, पर जो भी प्रोडक्ट बना है हमको उसका मास बताना है। तो हम वापस से सेम चीज को रिकॉल करेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि सम ऑफ मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 300 + 100 इक्वल्स टू, इसको कुछ x मान लो, तो x हमारा आ जाएगा 400। तो 400 हमारा मास ऑफ प्रोडक्ट है, फाइन। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। N1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस X रिएक्ट विद N2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस Y। आप लोग मुझसे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि जब भी आप फिजिकल के क्वेश्चंस करें स्पेशली, तो आप ऐसा मत कीजिए कि पहले पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, फिर वापस से पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ने के लिए गए, समझ नहीं आया तो फिर उसके बाद हम लोग वैल्यूज को लिख रहे हैं कि क्या क्या देके रखी है। उससे क्या होता है कि टाइम वेस्ट होता है और ऐसा होता है बहुत सी बार कि फर्स्ट बारी में क्वेश्चन समझ आता ही नहीं है। तो आप लोग जैसे जैसे एक एक लाइन पढ़ते जाइए, उसको लिखते जाइए कि आपको उस लाइन से क्या क्या एक्सट्रैक्ट हो रहा है। लाइन को एज इट इज उठा के नहीं लिखना है। जैसे कि मैंने इसको पढ़ा N1 ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस X, तो मैंने X बना दिया, इसका N1 ग्राम था। रिएक्ट्स विद N2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस Y, Y बना दिया, इसका N2 ग्राम था। टू फॉर्म M1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस R, R बना जिसका M1 ग्राम बना, एंड M2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस S, S बना जिसका M2 ग्राम्स था। दिस रिएक्शन कैन बी represented as X plus Y gives R plus S. The relation which can established in the amounts of the reactants and the products will be, आप लोगों को N1, N2, M1,
M2 में एक रिलेशन बताना है। ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं रिलेशन बताने वाले, इनमें आपके पास एक इक्वेशन आती है और आप लोगों को जितना आप इस चीज को देख करके कंक्लूड कर पा रहे हो उससे आपको एक रिलेशन निकालना होता है। तो बहुत सारे रिलेशन भी आ सकते हैं किसी एक ही चीज के। तो आपको जो आपका रिलेशन आया है और अगर आपको सही लगता है तो आपको उसको ऑप्शंस के साथ मैच करना होता है। जैसे अब मैं यहाँ पर रिलेशन निकालने के लिए क्या अप्रोच लगाऊंगी, मुझे पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड्स ट्रू, तो मैं बोलूंगी यहाँ पर कि N1 प्लस N2 जो है, यानी कि जो सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट्स है वो सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट्स के बराबर होगा, यानी कि M1 प्लस M2। तो मैंने बोला कि ये मेरा एक रिलेशन आ रहा है, तो आई विल जस्ट गो सी इन द ऑप्शंस। इफ यू आर श्योर दैट योर रिलेशन इज करेक्ट देन गो टू द ऑप्शंस। तो आप लोगों को एक मिलेगा ऑप्शन ये वाला N1 माइनस N2 इज इक्वल्स टू M1 माइनस M2, तो ये तो नहीं है। उसके बाद आपको N1 प्लस M2 इज इक्वल्स टू M1 प्लस M2 मिलेगा। तो हाँ, ये वाली चीज सही है, ये वाला चीज आपको मैच कर रहा है। उसके बाद ये दोनों की दोनों भी मैच नहीं कर रहे। आप लोगों को इसकी जगह पर वो ऐसे भी लिख सकता था कि N1 माइनस M1 इज इक्वल्स टू M2 माइनस N2। अब ये वाली चीज आपको डायरेक्टली ऑप्शंस में नहीं दी हुई है, तो अगर यू आर कॉन्फिडेंट कि आपका रिलेशन सही है तो आप उसको तोड़ मरोड़ के मॉडिफाई करके ऑप्शंस के साथ मैच कीजिए। जरूरी नहीं है कि जैसा आपका रिलेशन दिखता है वैसे के वैसे ही सारे के सारे ऑप्शंस हो। तो ये आपको आना चाहिए कि आप उसको मैच कर पा रहे हैं या नहीं। फाइन, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देयर इज अ मीम फॉर यू, एक और मीम है। हम लोग नेक्स्ट लॉ पे आते हैं विच इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शंस। तो अब देखो, मैं आपको पहले अगर थोड़ा सा लाइक नॉर्मल बताती हूँ। अगर मैं बात करती हूँ, हम लोग हमेशा लाइक जनरल एग्जांपल हमारा H2O ही है। अगर मैं आपको H2O की बात करती हूँ तो H2O जो एग्जिस्ट करता है, हमेशा आपने जहां पर भी H2O देखा है किसी भी फॉर्म में देखा है, आप भले इसको वाटर के फॉर्म में देखिए, आप भले इसको आइस के फॉर्म में देखिए, आप भले इसको स्टीम के फॉर्म में देखिए, आप इसको हमेशा दो एटम हाइड्रोजन के और एक एटम ऑक्सीजन का, हमेशा आपको H2O ऐसे ही दिखने वाला है। अगर मेरी इच्छा हुई कि चलो आज ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स लगा देते हैं, ठीक है, तो मैंने बना दिया H2O2। तो H2O2 इज कम्प्लीटली अ डिफरेंट थिंग। अगर आप H2O2 को कंज्यूम कर भी लेते हैं तो आप बहुत ज्यादा बीमार हो जाएंगे, बहुत ज्यादा फेटल होता है, जबकि पानी तो लाइक हमारा लिविंग लिक्विड है। तो अगर आप थोड़ा सा भी इसके रेशियो में चेंज करने की कोशिश करते हैं तो इट्स लाइक हाईली आपका पूरा का पूरा जो चीज है, जो आपका कंपाउंड है, वो ही चेंज हो जाता है। जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, वो कुछ नया कंपाउंड बन जाता है। जैसे मैं आपको बोलती हूँ ऑक्सीजन इज द गैस जो हम लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है। पर यहाँ पर आप हमेशा देखेंगे कि अगर आप ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में देखें, ऑक्सीजन को आप गैस में देखें, हमेशा आपको दो एटम्स ऑफ ऑक्सीजन ही मिलकर के ऑक्सीजन गैस को बना रहे होंगे। अगर आपने इसको गलती से भी O2 से O3 कर दिया, मतलब आपने रेशियो में चेंज लेकर के आए, तो जो O3 होती है वो ओजोन होती है, आई थिंक आप सभी को पता होगा। और ओजोन बिल्कुल भी ब्रीदिंग के लिए अच्छी नहीं होती है। ओजोन हम लोगों को अल्ट्रावायलेट रेस से प्रोटेक्ट करती है, बाकी वो एटमॉस्फेयर में काफी ज्यादा हाइट के ऊपर होती है, जिस कारण वो हमको डायरेक्टली हार्म नहीं करती है। अगर आप गलती से भी ओजोन का इंटेक कर लेते हैं तो उससे लाइक कैंसर और स्किन इन्फेक्शंस, काफी ज्यादा चीजें हो जाती है। तो ये मैं आपको यही चीज बताना चाह रही हूँ इन सब चीजों से, कि अगर आप थोड़ा सा भी स्टोइकोमेट्री में चेंज लेकर के आते हैं किसी भी कंपाउंड की, तो वो कंपाउंड कंप्लीटली चेंज हो जाता है। तो हर एक कंपाउंड जो कि एग्जिस्ट कर रहा है उसका एक डेफिनेट रेशियो है। और आप वो पानी, जैसे पानी आप इंडिया का पानी ले रहे हो, आप उसके बाद US का पानी ले रहे हो, आप अंटार्कटिका का पानी ले रहे हो, हर जगह आपको पानी का रेशियो H2O ही मिलने वाला है। आप दुनिया के किसी भी हिस्से का पानी जाकर के देख लीजिए, हर जगह आपको H2O ही रेशियो मिलेगा, यानी कि 2:1 है रेशियो। यहाँ पर रेशियो क्या है, 2:1 है रेशियो। हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ जो रेशियो है एटम्स का, वो 2:1 है।
देखो हम लोग रेशो भी काफी सारे रिस्पेक्ट्स में निकाल सकते हैं। 2:1 एटम्स के रिस्पेक्ट में रेशो है, क्योंकि दो एटम्स हमने हाइड्रोजन के और एक एटम हमने ऑक्सीजन का लिया। मैं आपको मास के रिस्पेक्ट में भी रेशो निकाल करके दिखा सकती हूँ। कैसे? हम लोगों ने क्या करा है, हम लोग अगर मास के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो हम लोगों ने हाइड्रोजन के कितने लिए हैं, 2 ग्राम्स आते हैं हाइड्रोजन के। H2 यानी कि हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 होता है, तो अगर मैं 2 ले रही हूँ तो वो दो यूनिट्स हो गया, 2। और O विच इज 16, ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो ये 2:16 है, जिसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके 1:8 लिख सकती हूँ। तो मैंने मास के रिस्पेक्ट में आपको बताया कि H2O में जो रेशियो होता है H/O का, वो होता है 1:8। और अगर मैं एटम्स के रिस्पेक्ट में बात करूं तो वो होता है H/O का 2:1। तो ये रेशियो हमेशा सेम ही रहने वाला है। और आपको मैं फिर से बताती हूँ, आप लोग रेशियो को मास के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं, आप किसी भी टर्म में डिफाइन कीजिए, पर वो रहेगा हमेशा कांस्टेंट। अगर 1:8 है यहाँ पर मास के रिस्पेक्ट में, तो आप कहीं पर भी जाइए आपको वाटर का 1:8 ही मिलेगा। सिमिलरली मैं आपको एक और एग्जाम्पल देकर के बताती हूँ। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स की कमी नहीं है। मैं आपको अमोनिया से बता देती हूँ। फाइन, अमोनिया में अगर मैं N/H की बात करूं और मैं अभी अगर एटम्स के रिस्पेक्ट में बात करती हूँ तो 1:3 है, क्योंकि N जो है वो 1 आ रहा है आपका, किसी भी एक मॉलिक्यूल में 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन आपको मिल रहा है और 3 एटम ऑफ आपको हाइड्रोजन मिल रहा है। और अगर मैं मास के रिस्पेक्ट में बात करती हूँ तो मुझे N/H का क्या मिलता है, नाइट्रोजन का मास होता है 14, और यहाँ पर आपको क्योंकि 3 हाइड्रोजन्स लग रहे हैं और एक का मास होता है 1, तो 3 का मास होगा 3। तो 14:3 जो है वो मास के रिस्पेक्ट में अमोनिया का रेशो है, जो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। तो इतनी ज्यादा सिंपल सी बात है जो कि एक लॉ में बोली गई है। अब हम लोग लॉ को देख लेते हैं। According to the law of definite proportions, the samples of a compound will always contain the same proportion of elements by mass। वही मैं आपको बोल रही हूँ, आप by mass डिफाइन कीजिए, आप by atoms डिफाइन कीजिए, वो सेम ही रहने वाला है। This law fails when two elements combine in the same ratio to form different compounds। Obviously, अगर जैसे कि 2 एलिमेंट्स है, अगर वो सेम रेशियो में कंबाइन करके कुछ और कंपाउंड बना रहे हैं, वैसे तो इसके एग्जांपल्स काफी कम देखने को मिलते हैं, बट आप इसको एज अ ड्रॉबैक याद रख सकते हैं कि अगर 2 एलिमेंट्स कंबाइन होकर के कुछ और बना रहे हैं सेम रेशियो में, तो ये वाला लॉ फेल होता है। दिस लॉ ऑल्सो फेल्स व्हेन एलिमेंट्स विद डिफरेंट आइसोटोप्स रिएक्ट टू फॉर्म सेम कंपाउंड। ऑब्वियसली अगर देखो आइसोटोप्स क्या होते हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि क्लोरीन जो है उसका जो एटॉमिक मास होता है वो 35 होता है, और क्लोरीन का एक और आइसोटोप होता है जो कि सेम टू सेम क्लोरीन जैसे बिहेव करता है, उसमें भी 17 प्रोटॉन्स होते हैं जैसे कि क्लोरीन में होते हैं, बस उसमें न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो 2 ज्यादा होते हैं, जिस कारण से उसका मास 37 हो जाता है। फाइन, तो अगर मैं आपको जैसे कि HCl की बात करती हूँ, तो अगर वो HCl 35 वाले से बना है तो उसका मास रेशियो 1:35 होगा, पर अगर वो HCl 37 वाले से बना है तो उसका मास रेशियो 1:37 होगा। अब मैंने बात HCl की ही करी, मतलब मैंने सेम चीज की बात करी पर उसके रेशियो अलग अलग हो गए। मैंने तो देखो लॉ ने क्या बोला है कि रेशियो हमेशा सेम रहना है, पर यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि क्लोरीन जो है वो अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है, 35 वाला फॉर्म है उसका एक 37 वाला फॉर्म है, इस कारण से एक बार उसका रेशियो 1:35 आ रहा है, और वहीं मैं अगर 37 वाला क्लोरीन लेती हूँ तो उसका रेशियो 1:37 आ रहा है। तो यहाँ पर ये वाला लॉ फेल होता है। तो ये इस लॉ के फेलियर्स है कि जब आइसोटोप्स आते हैं तो ये वाला लॉ फेल हो जाता है। वैसे ही कार्बन के भी आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12 होता है, कार्बन 14 होता है। तो मैं अगर CO2 की भी बात करती हूँ तो देखो CO2 में क्या होता है, जैसे कि कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का है 2x16। फाइन, अगर मैं नॉर्मल CO2 की बात कर रही हूं तो वहीं मैं अगर 14 वाला CO2 ले लेती हूँ तो 14 वाले CO2 में क्या होगा, कार्बन का 14 हो जाएगा और ऑक्सीजन का अगेन 2:16 रहेगा। तो यहाँ पर आपका रेशियो चेंज हो जाएगा, किसके कारण, आइसोटोप्स के आने के कारण। तो इस लॉ के आपको फेलियर्स भी याद होना चाहिए। मेन इसका फेलियर वहां पर हुआ जब आइसोटोप्स आए। फाइन, तो हम लोगों के पास एक क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आई विल सॉल्व फॉर यू। आप लोग बस इसे ध्यान से देखिए, या अगर आप लोगों को सॉल्व करना है तो आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व भी कर सकते हैं।
तो when 0.0976 gram of magnesium was heated in air, 0.1618 gram of magnesium oxide was produced. तो हम लोगों को इसमें बताना है कि ये वाला लॉ वैलिड है कि नहीं, ये वाले लॉ को हमको वैलिडेट करके बताना है। तो देखो, सबसे पहली चीज तो हम लोगों ने mg लिया प्लस हम लोगों ने o लिया और इससे हम लोगों को mgO मिला। देखो मेरा, आप कुछ लोगों को शायद तक क्वेश्चन समझ नहीं आया होगा। लॉ को वैलिडेट करने का मतलब क्या होता है कि मुझे प्रूफ करना है, अगर जिससे मेरे को यहाँ पर 0.1618 ग्राम्स मिलते हैं इसके MgO के, और मैंने यहाँ पर लिया कितना 0.0976 ग्राम्स Mg का, तो जितना भी मास ऑक्सीजन का आएगा, तो ये जो Mg का मास है और ये जो ऑक्सीजन का मास आएगा उसका जो रेशो है वो देखो, इसमें क्या रेशो है, MgO में Mg का होता है 24, ऑक्सीजन का होता है 16, विच इज 12:8, या फिर मैं इसको 4 से कट करती हूँ तो ये हो जाएगा 6:4, 6:4, ये हो जाएगा 3:2। फाइन, मैं इसको कट करते गई तो एक बार 6:4 आया तो 3:2। तो मुझे ये जो 3:2 है जो कि ओरिजिनल कंपाउंड में है, मुझे सेम यहाँ पर भी इन दोनों का रेशियो मिलना चाहिए 3:2। फाइन, अगर मुझे मास ऑफ मैग्नीशियम, मतलब मास, मुझे क्या प्रूफ करना है कि मास ऑफ Mg जो कि इस रिएक्शन में यूज हुआ और मास ऑफ ऑक्सीजन जो कि इस रिएक्शन में यूज हुआ, उसका रेशियो मेरे पास 3:2 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ, पहले मैं ऑक्सीजन का मास निकाल लेती हूँ। तो ऑक्सीजन का मास निकालने के लिए मैं मेरे फर्स्ट वाले लॉ के ऊपर जाऊंगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो बोलता है कि सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो इसको अभी के लिए मैं इसको x मान लेती हूँ। तो यहाँ पर आएगा x प्लस 0.0976 इक्वल्स टू 0.1618। तो यहाँ पर मैं x को निकाल सकती हूँ सब्ट्रैक्ट करके, विच विल बी 2। आप लोगों को अगर ऐसे नहीं आता है, मुझे आज तक नहीं आता है, मैं ऐसे ही क्लिक करके करती हूँ 0.0976, इसका आप सब्ट्रैक्ट कीजिए तो यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर कैरी ओवर आएगा विच विल बी 4, 15 माइनस 9 विल बी, 15 माइनस 9 कितना होता है, 6 होता है, राइट, 0.0642। तो x आपके पास आएगा 0.0642। ठीक है, तो x क्या है, मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखो यहाँ तक हम लोग आए, हम लोगों को क्या करना था, हम लोगों को कुछ दिया हुआ था कि इतना हमको MgO का मास मिला है, इतना हमने Mg यूज करा है, तो हम लोगों को उसके लिए प्रूफ करना था कि ये वाला लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन होल्ड ट्रू कर रहा है। तो उसको होल्ड ट्रू करवाने के लिए हमें क्या करना है, हम लोगों ने पहले ओरिजिनल कंपाउंड में देखा कि क्या है रेशियो, हम लोगों को मिला 3:2 है Mg/O का रेशियो। बाय मास निकाला है मैंने, Mg का मास 24 होता है, ऑक्सीजन का मास 16 होता है। तो मैंने बोला कि यहाँ पर भी सेम रेशियो ही होल्ड करेगा, क्योंकि दिस रेशियो इज यूनिवर्सल फॉर MgO। आप कहीं पर भी जाएं, आप कितने ही अमाउंट में ले, आप अगर थोड़ा थोड़ा भी लेते हैं, यहाँ तो चलो ठीक है 24 ग्राम्स Mg का था, 16 ग्राम्स ऑक्सीजन का था, पर अगर आप थोड़ा थोड़ा भी लेते हैं, अगर आप माइन्यूट अमाउंट में भी लेते हैं तो भी लॉ होल्ड करेगा। तो मैंने बोला कि Mg का मास तो दे करके रखा है, मैं ऑक्सीजन का मास निकाल लेती हूँ। ऑक्सीजन का मास मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से निकाला, तो मुझे ऑक्सीजन का मास मिल गया 0.0642। अब आई एम गुड, अब मुझे रेशियो लेना है, तो मैं इसको रब कर देती हूँ। हम लोग यहाँ पर रेशियो ले रहे होंगे, ये मुझे पता है कि मुझे रेशियो 3:2 का चाहिए, और मैं x की वैल्यू मेरी स्टोर रख लेती हूँ यहाँ पर। अब मैं रेशियो लूंगी तो क्या होगा, रेशियो मास ऑफ मैग्नीशियम कितना लिया हुआ है 0.0976 और दिस थिंग इज 0.0642। तो अगर रेशियो 3:2 आना है तो 3:2 इज 1.5। तो दिस रेशियो इज कमिंग रफली 1.52 रफली। तो मैं इसको 1.5 ले सकती हूँ रफली। तो देखो मैच कर गया ना, मतलब लॉ होल्ड करता है, लॉ होल्ड कर रहा है। यू कैन से यस द लॉ इज होल्डिंग। अगर नहीं आता तो आप बोल देते कि कुछ तो इन नंबर्स में गलती है, लॉ तो हमेशा होल्ड करेगा पर लॉ इस केस में होल्ड नहीं कर रहा, तो आप ऐसे बोल देते लॉ तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, वो तो हमेशा होल्ड करेगा। पर अगर आपका किसी क्वेश्चन में होल्ड नहीं करता है, मतलब क्या है उसका कि आपको जो नंबर्स दिए हुए हैं ये गलत है। फाइन, तो एक और हमने क्वेश्चन किया
फिर उसके बाद हम लोग हमारे नेक्स्ट लॉ पे आते हैं। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर है, और इनकेस अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप लोग फिर से जाकर के वीडियोस को, क्या इसी वाले वीडियो को आप फिर से जाकर के देख लीजिए यहाँ तक, उसके बाद ही आप आगे बढ़िए। अब हम लोग नेक्स्ट लॉ पे आते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस। तो देखो, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन कुछ नहीं बोलता है, सिर्फ इतना बोलता है, मैं आपको हर चीज पहले अपनी लैंग्वेज में बताती हूँ, हिंदी में बताती हूँ स्लाइड्स पढ़ने के पहले, ताकि आप लोगों को बहुत ज्यादा हैवी ना लगे, आप लोग पहले समझे फिर पढ़े, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं और हमको डायरेक्टली समझ आता है तो उसकी खुशी अलग ही होती है, इसलिए मैं आपको पहले ही समझा देती हूँ। फाइन। तो देखो, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन क्या बोलता है, जैसे कि मैं हमेशा आपको इनिशियली वाटर का ही एग्जांपल देती हूँ, वो सबसे ज्यादा फेमिलियर चीज है। जैसे कि एच और ओ मिलकर के वाटर बना रहे हैं 2:1 के रेशियो में, और एच और ओ मिलके H2O2 भी बनाते हैं 1:1 के रेशियो में। 1:1 क्यों बोला, क्योंकि 2:2 था, जिसको मैंने सिंप्लीफाई करके 1:1 बोल दिया। तो देखो, सेम चीज, सेम हाइड्रोजन सेम ऑक्सीजन दो बार कंबाइन हो रहे हैं, एक बार वो 2:1 के रेशियो में कंबाइन होकर के कुछ और बना रहे हैं, एक बार 1:1 के रेशियो में कंबाइन होकर के कुछ और बना रहे हैं। तो सेम चीज अलग अलग रेशियो में कंबाइन होकर के दो अलग अलग चीजें बना रही है। मैं यहाँ पर रेशियो बाय एटम्स की बात कर रही हूँ। तो तो सेम चीज अलग अलग रेशियो में कंबाइन होकर के अलग अलग चीजें बना रही है, तो इसी को लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस बोलते हैं। सिर्फ इतनी सी कहानी है। जैसे यहाँ पर एक और एग्जांपल लेके रखा है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर के NO बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पर रेशियो क्या है, 1:1 है दोनों का। उसके बाद दो नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के N2O बनाता है, जहां पर 2:1 है रेशियो N और O का। फाइन। तो N2O एक डिफरेंट चीज है, NO एक डिफरेंट चीज है, दोनों के दोनों एकदम अलग अलग गैसेस है, दोनों की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। उसके बाद NO2 भी बनाता है 1:2 के रेशियो में, 1:2 के रेशियो में NO2 भी बनती है। NO2 एक ब्राउन गैस होती है, N2O एक कलरलेस गैस होती है, NO एक ब्लूइश टाइप की गैस होती है। सारी की सारी गैसेस ये एकदम अलग है। और मैं आपको यहाँ पर एक चीज हाईलाइट कर रही हूँ कि ये जो अलग अलग रेशियो है, ये सेम एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग रेशियो में, और तीन अलग अलग हमको प्रोडक्ट्स दे रहे हैं जिनके अलग अलग प्रॉपर्टीज है। तो इसी लॉ को लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस बोलते हैं। अब हम लोग इसको हम लोग पढ़ के देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, द masses of one element that combine with the fixed mass of the other element are in the ratio of small whole numbers। ठीक है। तो देखो, इसके आगे का अब बताती हूँ। पहले आपको इतनी चीज आई समझ में कि अलग अलग एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं, मतलब एलिमेंट्स कांस्टेंट है पर वो दो अलग अलग है, और हमेशा दोनों आपस में कंबाइन होकर के कुछ अलग अलग चीजें बना रहे हैं। तो ये लॉ ये बोलता है कि अगर आप जैसे कि ऑक्सीजन के मास को फिक्स कर दें, अगर आप किसी भी एक के मास को फिक्स कर दें, अगर मैंने ऑक्सीजन के मास को फिक्स कर दिया, तो हर बार फिक्स्ड मास ऑफ ऑक्सीजन, जैसे मैंने इसको 16 ग्राम्स फिक्स कर दिया, 32 ग्राम्स में इसको फिक्स कर देती हूँ। अगर मैं हर बार ऑक्सीजन को 32 ग्राम्स फिक्स कर दूं, तो हर बार इससे जो नाइट्रोजन का मास रिएक्ट कर रहा है, तीनों केसेस में अलग अलग होगा। तो अगर मैं उसका रेशियो लूंगी तो वो सिंपल स्मॉल होल नंबर्स होगा। ये बोलता है ये वाला लॉ। क्या बोलता है ये वाला लॉ? पहली बात तो मैं आपको क्या बताई कि सेम एलिमेंट्स थे, जैसे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन थे, तीन बार अलग अलग टाइप से रिएक्ट कर रहे हैं, अलग अलग स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में, तो अलग अलग वो बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, अलग अलग प्रोडक्ट बन रहा है, अलग अलग एटम्स के रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं, तो अलग अलग प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो अब ये वाला लॉ ये बोलता है कि अगर आप जो भी चीजें कंबाइन कर रही है, आप उसमें से एक का मास कांस्टेंट कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन का मास कांस्टेंट किया, मैंने बोला कि हर बार मैं 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन ले रही हूँ, उसके हिसाब से नाइट्रोजन अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। मैं हर बार 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन ले रही हूँ, तो हर बार जो ऑक्सीजन है उससे जो नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा अलग अलग केसेस में, जैसे एक बार ये वाला केस ले लेंगे जब NO बन रहा है, एक बार ये वाला केस ले लेंगे जब N2O बन रहा है, एक बार ये वाला केस ले लेंगे जब NO2 बन रहा है। तो जो नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है वो आपस में, उनका मास आपस में सिंपल होल नंबर्स के रेशियो में रहेगा। मैं आपको ये वाली चीज एक बार करके दिखाती हूँ, ऐसे आपको बोलने में शायद तक समझ नहीं आ रही होगी। मैं आप लोगों को नई स्लाइड पर लेकर के आ गई हूँ। यहाँ पर हम लोग लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन को इलस्ट्रेट करेंगे। मैं आपको यहाँ पर इलस्ट्रेट करके दिखाती हूँ।
जैसे मैं यहाँ पर लेती हूँ, मैं वही सेम एग्जांपल ले रही हूँ। मैंने यहाँ पर लिया N+O विच इज गिविंग NO, 2N+O विच इज गिविंग N2O, और N+2O विच इज गिविंग NO2। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे किसी भी एक का मास फिक्स करना है, और मुझे करना है, मेरी इच्छा है कि मैं ऑक्सीजन का मास फिक्स कर देती हूँ। मैंने ऑक्सीजन का मास 16 फिक्स कर दिया। फाइन, तीनों की तीनों जगह। आप लोग नाइट्रोजन का भी कर सकते हैं, बट मैंने ऑक्सीजन का किया है। वो मेरी किसी की भी वो इच्छा पे हो सकता है। मतलब मैं अभी हाल नाइट्रोजन के लिए इलस्ट्रेट कर रही हूँ। अगर मैंने ऑक्सीजन का फिक्स करा है तो मुझे जो आंसर आएगा वो मैं नाइट्रोजन के लिए रेशियो आ रहा होगा। अगर मैं नाइट्रोजन का फिक्स करती तो मुझे ऑक्सीजन के लिए आ रहा होता। ठीक है, तो मैंने ऑक्सीजन के लिए फिक्स करा। अब देखो 16 अगर मैंने मास लिया है तो एक एटम का मास होता है ऑक्सीजन के 16, यानी कि मैंने 1 एटम के करस्पॉन्डिंग मास लिया है, तो मुझे इसका भी 1 एटम ही लगता है। देखो अगर मैं इसकी स्टोइकियोमेट्रीज देखूंगी तो इसका भी मुझे 1 एटम लेना पड़ेगा, यानी मुझे इसका मास 14 लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, मैं सारे के सारे केसेस को अकाउंट करती चलती हूँ। फर्स्ट केस में कितना लग रहा है मुझे नाइट्रोजन का 14। फाइन, अब हम लोग सेकेंड केस पे आते हैं। वापस से मुझे इसका एक एटम लग रहा है, 1 एटम के करस्पॉन्डिंग मैंने लिया है, और स्टोइकियोमेट्री बोलती है कि अगर इसका आप एक लेते हो तो इसका आप 2 लो, तभी आपकी रिएक्शन होगी। तो इसके अगर मैं 2 एटम ले रही हूँ यानी कि मुझे 2 × 14 लेने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो सेकेंड केस विच सेज दैट n शुड बी 2 × 14। फाइन, अब मैं थर्ड केस के ऊपर आती हूँ। तो थर्ड केस मुझे बोलता है कि इसके आपने 2 लिए तो इसका आपको 1 लेना है। ठीक है, तो इसके मैंने 2 लिए तो इसका मुझे 1 लेना है। अभी हाल मैंने इसके कितने लिए हैं, अभी मैंने इसके 1 लिए हैं, अभी मैंने इसके 1 लिए। देखो समझो, कंफ्यूज मत हो ना। ये जो रिएक्शन है ये आपको जनरल बोलती है कि आप ऑक्सीजन की जितने भी लो उससे आधे आप नाइट्रोजन के ले लो। ठीक है, जितने भी आप मोल्स लो ऑक्सीजन के उससे आधे मोल्स आप नाइट्रोजन के ले लो। तो मैंने यहाँ पर 16 मास लिया है, यानी कि मैंने 1 मोल लिया है इसका ऑक्सीजन का मैंने 1 मोल लिया है। अगर मैंने 16 मास में अगर बोलती हूँ, क्योंकि जो हमारे मोल्स होते हैं वो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है, और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 16 होता है। तो यानी कि मैंने यहाँ पर 1 मोल लिया है, तो मुझे यहाँ पर 0.5 मोल लेना पड़ेगा, और नाइट्रोजन का 0.5 मोल यानी कि 7 ग्राम्स। ठीक है, तो हम लोग आते हैं थर्ड केस के ऊपर। तो ये मुझे बोलता है 7। ठीक है, तो मेरे पास तीनों की तीनों चीज़ें आ गई है। अब मैं इन तीनों का रेशो ले सकती हूँ। तो वो होगा, मैं अगर 7 को हर जगह से कट कर दूँ तो यहाँ पर जाएगा 1 ज़ा 2 ज़ा 2 ज़ा, तो विच विल बी 2:4:1। तो क्या आया है रेशो, 2:4:1। फाइन, तो आप एक काम करते हैं, मैं इस रेशो को स्टोर कर लेती हूँ। आप लोग बोलेंगे कि हम क्यों माने कि हमेशा यही आएगा, तो मैं आपको सेम ही प्रॉब्लम ऑक्सीजन के 32 मास के साथ करके दिखाती हूँ। ठीक है, इसको हम लोग स्टोर करके रख लेते हैं 2:4:1 को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर से मैं लिखती हूँ सेम इक्वेशंस। N+O गिव्स NO, 2N+O गिव्स N2O, N+2O गिव्स NO2। फाइन, अब मैं 32 ले रही हूँ। अब देखो 32 यानी कि इसके 2 मोल, क्योंकि ऑक्सीजन का एक होता है 16 ग्राम्स का, यानी कि इसके 2 मोल, और स्टोइकियोमेट्री बोलती है अगर इसका 1 लो तो इसका 1 लो, इसके 2 लिए तो इसके भी 2 लो। तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 × 42 ग्राम्स, यानी कि फर्स्ट केस 2 × 14। ठीक है, अब मैंने वापस से इसका 32 लिया, यानी कि वापस से इसके 2 मोल्स ले लिए मैंने। तो स्टोइकियोमेट्री क्या बोलती है, इसका 1 लो तो इसके 2 लो, अब इसके 2 लिए तो इसके 4 लो, यानी कि 4 × 40। फाइन, तो यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड केस में इसके 2 लिए हैं तो इसके 4 लो, विच विल बी 4 × 40। ठीक है, अब देखो फाइनली क्या बोलती है हमें स्टोइकियोमेट्री, अगर मैंने इसके 32 लिए, यानी कि इसका मैंने, देखो इसके मैं हमेशा 32 ले रही हूँ, यानी कि इसके मैंने अगेन 2 मोल्स लिए। स्टोइकियोमेट्री क्या बोलती है, इसके 2 लो तो इसका 1 लो, तो इसका आप 1 ले लो भाई। तो 1 इसका होता है कितना, 14 का। तो वापस से मैं डालती हूँ थर्ड केस।
विच इज 14 ग्राम्स। सिंप्लीफाई कर लो, ग्राम्स जो भी आपकी यूनिट है, 14 हर जगह से कट जाएगा, तो वापस से आपके पास 2:4:1 आएगा। तो देखो ये मैच कर रहा है कि नहीं, अगर ये मैच करता है तो ये लॉ ट्रू है। मैं आपको 16 के लिए बताई, मैं आपको 32 के लिए बताई, आप कुछ भी लो, आप ऑक्सीजन का मास 0.00 कुछ भी ले लो, बस कांस्टेंट लेना हर बार तीनों की तीनों केसेस में, तो हमेशा आपका रेशियो 2:4:1 ही आएगा। आप सिमिलर चीज ऑक्सीजन के साथ भी इलस्ट्रेट कर सकते हो। आप लोग लाइक नाइट्रोजन को फिक्स कर दो 14 पे, 28 पे, किसी पे भी आपको करना है। हम लोग फिक्स हमेशा सिंपल नंबर्स पे करते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो, क्योंकि लॉ तो हमेशा ट्रू है ही सही, हमको सिर्फ उसको दिखाना है कि भाई ट्रू है, ट्रू तो वो है। तो हमको सिर्फ एग्जामिनर को दिखाना है कि हम लोगों ने करके दिखा दिया कि ट्रू है। तो आप एग्जाम में जैसे छोटे छोटे या बहुत ज्यादा बड़े बड़े नंबर मत लीजिए। आप मैंने 32 इसके लिए लिया क्योंकि वो 16 का मल्टीपल था, पहले मैंने 16 लिया था। अगर आप नाइट्रोजन के साथ कर रहे हैं तो आप 14 लीजिए, 28 लीजिए, जो कि 14 के मल्टीपल्स है, ठीक है। तो आपकी कैलकुलेशन आसान होगी। तो हम लोग लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने 2 एग्जाम्पल्स भी देखे, हमने उसको इलस्ट्रेट भी किया। आई थिंक आपको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन समझ आया है। कुछ भी नहीं था लॉ में, सिर्फ लॉ पहले इतना बोलता था कि अलग अलग एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, पर अगर हम एक का मास फिक्स कर देते हैं तो दूसरे के मासेस का रेशियो सिंपल होल नंबर्स आएगा। फाइन। अब हम लोग यहाँ पर एक और एग्जाम्पल आपको दे करके रखा हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का। इसमें भी देखो सेम एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं, कार्बन ऑक्सीजन, पर अलग अलग रेशियो में कर रहे हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। और आप इसमें भी आप इस लॉ को इलस्ट्रेट कर सकते हैं किसी भी एक का मास फिक्स करके। तो आई थिंक आप लोगों को आ गया समझ में। एंड हियर इज अ मीम, मेरे को ये वाला मीम बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। 2 men walk into a bar, the first orders some H2O, the second one says sounds good, I will have some H2O2, द सेकेंड मैन डाइड। तो उसने बोला मुझे भी कुछ H2O चाहिए, तो उसने इंग्लिश में बोला आई विल हैव सम H2O2। तो वो जो बारटेंडर था उसको सुनाई दिया उसको चाहिए H2O2, तो उसने उसको H2O2 दे दिया, जिसको पी करके वो मर गया। चलो अब हम लोग नेक्स्ट लॉ पे आते हैं, गे-लुसाक लॉ ऑफ वॉल्यूम्स। तो when gases combine or are produced in chemical reaction, they do so in simple ratio by volume provided all gases are at same temperature and pressure। ये सब तो लाइक टेक्निकल बातें हो गई, मैं आपको पहले सिंपल बता देती हूँ 2 लाइन में कि लॉ क्या है। लॉ सिर्फ इतना है कि अगर अभी जैसे मैं आपको लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बताई कि सेम रेशियो में मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं, तो ये वो का वही लॉ उठा करके गैसेस पे अगर हम लोग अप्लाई करें तो गैसेस में भी सेम चीज बोलता है कि अगर जैसे कि मैं बात करती हूँ क्या क्या मिला सकती हूँ मैं अमोनिया बनाती हूँ, ठीक है। अमोनिया एक गैस होती है जो कि नाइट्रोजन गैस और 3 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस से बनती है, जो कि 2 टाइम्स ऑफ अमोनिया देता है। तो अगर ये कंबाइन होते हैं तो अगेन ये जो रेशियो है ये सिंपल होगा, ठीक है, सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। बस ये वाली चीज इसमें काम की है। इसमें बाय वॉल्यूम क्यों बोला है, क्योंकि गैसेस की वॉल्यूम होती है, गैसेस को हम लोग ऐसे मतलब ग्राम्स में मेजर नहीं करते, हम लोग गैसेस को वॉल्यूम्स में मेजर करते हैं। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर रेशियो क्या बन रहा है, 1:3 के रेशियो में हमेशा कंबाइन होगी और 2 यूनिट्स ऑफ अमोनिया देगी। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हमेशा 1:3 के रेशियो में कंबाइन होगी। सिर्फ इतना ही बोलता है ये लॉ, व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। Thus 100 ml of hydrogen combined with 50 ml of oxygen to give 100 ml of water vapor। गे-लुसाक्स ये वाला पॉइंट तो मतलब समझ आ ही गया होगा। क्या बोला इसमें, हाइड्रोजन प्लस 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, 2 बार आपको H2O दे रही है। इन्होंने बोला है कि अगर इसके आप 100 ले रहे हो तो ऑब्वियसली इसके आधे लेना पड़ेंगे, क्योंकि स्टोइक्योमेट्री क्या बोलती है, अगर इसके 2 मोल ले रहे हो तो इसका 1 लो, यानी कि अगर इसके 100 यूनिट्स ले रहे हो तो इसके 50 यूनिट्स लो, और इसके वापस से 2 ही यूनिट्स बनेंगे, यानी कि 100 यूनिट्स बन जाएंगे। ये आपको स्टोइक्योमेट्री रीड करते आना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद गे-लुसाक डिस्कवरी ऑफ इंटीजर रेशियो इन वॉल्यूम रिलेशनशिप इज एक्चुअली द लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शंस बाय वॉल्यूम। सिर्फ इतना बोलता है लॉ कि हमेशा इंटीजर रेशियो में होता है, और इसी को गे-लुसाक लॉ बोला जाता है। काफी ज्यादा सिंपल लॉ है, सो इसमें कुछ बहुत ज्यादा डीप नहीं है जाने को। फाइन, हम लोग अब नेक्स्ट पे चलते हैं। एवोगैड्रोस लॉ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो।
ये बहुत ज़्यादा काम का भी है। मैं आपको पहले एवोगैड्रो लॉ को सिंपली बोल करके बताती हूँ। एवोगैड्रो लॉ सिर्फ इतना बोलता है कि अगर आप कंडीशन सेम रख रहे हो, टेम्परेचर, प्रेशर, तो अगर मैंने 1 मोल ऑफ गैस ली, कोई सी भी, मैं एम सेइंग कोई सी भी, और गैस की बात कर रही हूँ मैं, अगर मैंने 1 मोल ली तो वो हमेशा एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ही ऑक्यूपाई करेगी, चाहे वो मैं ऑक्सीजन लूं, चाहे वो मैं नाइट्रोजन लूं, चाहे वो मैं बहुत ज्यादा हैवी गैस लाइक जेनॉन ले लूं। अगर मैंने तीनों के 1 मोल लिए, एक मैं सबसे छोटी गैस की बात कर लेती हूँ हाइड्रोजन, एक मैं कोई सी इंटरमीडिएट की बात कर लेती हूँ ऑक्सीजन, और एक मैं बात कर लेती हूँ थोड़ी सी हैवी लाइक जेनॉन। अगर मैं तीनों के 1-1 मोल लेती हूँ और उनको सेम कंडीशंस पे रखती हूँ 3 अलग अलग जार्स में या 3 अलग अलग रूम्स में, तो सारी की सारी 22.7 लीटर्स की वॉल्यूम लेगी स्टैंडर्ड में। और अगर मैं टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करती हूँ तो वॉल्यूम चेंज हो सकती है, पर तीनों की रहेगी हमेशा सेम। यही चीज बोली एवोगैड्रो ने। एवोगैड्रो का लॉ सिर्फ इतना बोलते हैं कि 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई सेम वॉल्यूम एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। इतना आता है आप लोगों को समझ में। हम लोग अभी इस लॉ को पढ़ते हैं तो आप लोगों को आगे आएगा समझ में। In 1811, Avogadro proposed that equal volumes of all gases. In 1811, Avogadro proposed that equal volumes of all gases at same temperature and pressure should contain equal number of molecules. देखो equal number of molecules यानी कि equal number of moles। अगर मैंने बोला कि जैसे कि 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स है इस गैस के, 1 मिलियन है 1 मिलियन है इस गैस के, और 1 मिलियन है थर्ड वाली गैस के, तो तीनों के अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगी तो मैं एवोगैड्रो नंबर से तीनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो तीनों के मोल्स भी बराबर ही आएंगे। तो आप मोल्स में बात करो, आप मॉलिक्यूल्स में बात करो, अगर इनर्ट गैस है तो आप एटम्स में बात करो, बात एक ही है कि सबके सेम मोल्स सेम वॉल्यूम ही ऑक्यूपाई करेंगे। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 ग्राम मोल ऑफ गैस इज अबाउट 22.4 लीटर्स at standard temperature and pressure and is same for all gases according to Avogadro law। ठीक है, तो मैंने आपको बोला कि मेरे पास 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है जिसकी कुछ वॉल्यूम है, मैं परमानेंट पेन से लिखती हूँ। मेरे पास 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है जिसकी कुछ वॉल्यूम एक्स है। आप तो आप मुझे बताओ कि 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन की वॉल्यूम कितनी होगी, और टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, तो आप मुझे कैसे आंसर करोगे? आप बोलोगे कि एवोगैड्रो ने बोला है कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम है तो दोनों की वॉल्यूम्स जो है वो सेम रहेगी 1 मोल की। तो अगर इसके एक की एक्स है तो इसके भी एक की कितनी होगी एक्स, पर मैंने इसके 2 लिए हैं तो होगी 2x, 3 लेती तो होती 3x। सिर्फ इतनी सी बात है जो कि एवोगैड्रो ने बोली है, और इतनी सी ही आपको याद रखनी है। आपको बहुत ज्यादा इसका खिचड़ी नहीं पकानी है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि अगर हम लोगों ने किसी भी गैस का 1 मोल लिया तो सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हमेशा उनकी वॉल्यूम सेम रहने वाली है। तो अगर मुझे एक की वॉल्यूम दी है तो मैं कितने की भी निकाल सकती हूँ। जैसे मैंने आपको यहाँ पर निकाल करके बताई, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन की एक्स थी तो मैंने आपसे 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन की पूछ ली, मैं आपसे 5 मोल ऑफ जेनॉन की पूछती हूँ तो आप बोल दोगे 5x। सो इट्स एज सिंपल एज दिस। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को एवोगैड्रो लॉ समझ आया है। आप इसे बुक से भी पढ़िए, बहुत ज्यादा मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताई हूँ, और इससे ज्यादा इसमें कुछ है भी नहीं, बिलीव मी। अब हम लोग आते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पे। तो लॉन्ग बैक जब कुछ ऐसा सॉलिड एग्जिस्ट नहीं करता था जो कि एटम्स को डिफाइन करे, जो कि मैटर कैसे एग्जिस्ट कर रहा है डिफाइन करे, उस टाइम पर सर डाल्टन आए। ऑब्वियसली आप लोग हमेशा सर लगा करके बोलिए, रिस्पेक्ट दे करके। उस टाइम पर सर डाल्टन आए और उन्होंने अपनी थ्योरी दी विच इज नोन एज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसके लिमिटेशंस भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग इसे अच्छे से काफ़ी और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग इसको पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। मैं फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करती हूँ। ऑल्दो द ओरिजिन of idea that matter is composed of small indivisible particles called atomio, matter consists of indivisible atoms। पहला पॉइंट था कि मैटर में indivisible atoms होते हैं। ठीक है, उस टाइम पर डाल्टन को नहीं पता था कि एटम को भी हम तोड़ सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स में, प्रोटॉन्स में। तो उसने बोल दिया कि मैटर जो होता है वो इंडिविजिबल एटम्स से बना होता है। ऑल्दो ये बाद में उसका गलत हो गया था, जो कि अब हम लोग इसके ड्रॉबैक्स में गिनते हैं, पर उसने, मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ उसने क्या क्या बोला था, वो गलत हुआ कि नहीं
वो हम लोग बाद में देखेंगे, पर उन्होंने क्या क्या बोला था वो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। फाइन। All atoms of a given element have identical properties including identical mass. Atoms of different elements differ in mass. ठीक है, तो उन्होंने बोला था कि जैसे कि अगर अगर मतलब अगर जैसे कि आइडेंटिकल एटम्स है, जैसे कि नाइट्रोजन है, तो हमेशा उनका मास सेम रहेगा। उन्होंने मतलब मास के रिस्पेक्ट में बोला था कि अगर नाइट्रोजन नाइट्रोजन है तो हमेशा उनका मास सेम रहेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन है तो हमेशा सेम रहेगा, और उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम रहेगी। और अगर दो एलिमेंट्स डिफरेंट है, जैसे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, तो इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है, एलिमेंट्स भी डिफरेंट है, तो इनका मास भी डिफरेंट होगा। इतना बोला था सेकेंड पॉइंट में। इसको भी बाद में ड्रॉबैक में गिना गया, क्योंकि बाद में हम लोगों को आइसोटोप्स मिल गए, आइसोबार्स मिल गए, तो बाद में ये भी एक ड्रॉबैक में आ गया। बट अभी के लिए हम लोग अभी टू द पॉइंट में आपको कोट कर रही हूँ कि उन्होंने क्या क्या बोला था। फाइन। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो। ये सबको पता है कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, जब एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट जब एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं फिक्स्ड रेशियो में। फिक्स्ड रेशियो बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी हम लोगों ने देखा कि अगर रेशियो कुछ चेंज होता है तो दूसरा ही कंपाउंड बन जाता है। अगर हम एक पर्टिकुलर कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो उसका रेशियो भी फिक्स्ड होगा। Chemical reactions involve reorganization of atoms. These are neither created nor destroyed in a chemical reaction. Dalton's theory could explain the laws of chemical combination. ठीक है, उन्होंने बोला कि केमिकल रिएक्शंस कुछ नहीं है, बस एटम्स का रीऑर्गेनाइजेशन है, और उसमें ना एटम्स डिस्ट्रॉय होते हैं ना ही क्रिएट होते हैं। इतना है समझ में। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं इनकी लिमिटेशंस। अब देखो, सबसे पहले लिमिटेशन क्या है, द थ्योरी डिड नॉट अकाउंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अभी मैंने फर्स्ट में मैं आपको बता दी थी कि उन्होंने बोल दिया था कि इनडिविजिबल है, पर बाद में पता चला कि हम लोग एटम को भी ब्रेक कर सकते हैं, न्यूट्रॉन्स में, प्रोटॉन्स में, इलेक्ट्रॉन्स में, तो इसके लिए उनका फर्स्ट वाला पॉइंट गलत हो गया। अब सेकेंड पे आते हैं, बाय सजेस्टिंग दैट ऑल एटम ऑफ एन एलिमेंट मस्ट हैव आइडेंटिकल मासेस एंड साइजेस, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी डिड नॉट अकाउंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, सेम एलिमेंट के होते हैं, उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है पर उनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। जैसे कि क्लोरीन है, क्लोरीन 35 में एग्जिस्ट करता है, क्लोरीन 37 में भी एग्जिस्ट करता है। तो सर डाल्टन ने क्या बोला था कि अगर सेम एलिमेंट है, जैसे कि क्लोरीन है, तो उसके सभी का मास सेम होगा। पर बाद में जब हमको आइसोटोप्स मिले तो हमें पता चला कि दोनों ही क्लोरीन थे, भले ही दोनों का मास अलग है, तो यहाँ पर उनका वो वाला लॉ भी, वो वाला पॉइंट भी फेल हो गया। Furthermore, this theory did not account for the existence of isobars, including different chemical elements with same mass number. अब देखो, उन्होंने बोला था कि सेम का सेम मास होगा, और अगर डिफरेंट है, जैसे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, तो इनका मास डिफरेंट होगा। पर हम लोगों को रिसेंटली आइसोबार्स भी मिल चुके हैं, और आइसोबार्स वो होते हैं जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं पर उनका मास सेम होता है। जैसे कि कैल्शियम का मास होता है 40, और शायद पोटेशियम का भी एक आइसोटोप होता है जिसका मास होता है 40। तो दोनों की दोनों अलग थे, पर दोनों का मास तो सेम हो गया, अलग है दोनों की दोनों। और सर डाल्टन ने क्या बोला था कि अगर अलग अलग है तो मास अलग अलग होना चाहिए। तो ये वाली चीज भी मतलब उनके उससे कॉन्ट्रडिक्शन हो चुकी है, तो उनका वो वाला लॉ भी फेल हो चुका है। फाइन। उसके बाद और है लिमिटेशंस। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन द डिसिमिलैरिटीज इन प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट एलोट्रोप्स ऑफ एन एलिमेंट। उन्होंने बोला था कि अगर सेम एलिमेंट है तो वो हमेशा सेम टाइप से बिहेव करेगा। जैसे कार्बन है तो कार्बन हमेशा सेम टाइप से बिहेव करेगा, पर हम लोगों ने अभी कार्बन के एलोट्रोप्स ढूंढ लिए हैं, हम लोगों को ग्रेफाइट मिल गया है, हमको डायमंड मिल गया है, हमको बकमिंस्टर फुलरीन मिल चुका है, और तीनों की प्रॉपर्टीज एकदम अलग अलग है। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, ग्रेफाइट कंपैरेटिवली काफी ज्यादा सॉफ्ट है। तो तीनों की तीनों कार्बन है, पर तीनों की प्रॉपर्टीज एकदम अलग है। तो जो बोला था सर डाल्टन ने कि सेम प्रॉपर्टीज होंगी सेम एलिमेंट की, वो भी यहाँ पर आकर के फेल हो चुका है, वो वाला पॉइंट भी। ठीक है, अब इसकी अगली लिमिटेशन क्या है, दिस थ्योरी स्टेट्स दैट एलिमेंट मस्ट कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स। हाउएवर दिस इज नॉट नेसेसरीली ट्रू। सेवरल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डू नॉट फीचर सिंपल रेशियो ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। डाल्टन ने एक और चीज बोली थी कि हमेशा एलिमेंट्स जब कंबाइन होते हैं तो वो सिंपल रेशियो में होते हैं। जैसे H2O है तो 2:1 हुआ, NH3 है तो 1:3 हुआ। तो ये देखो, ये सिंपल रेशियो है। पर रिसेंटली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि C6H12O6 है,
चलो C6H12 O6 तो फिर भी सिंपल है, जैसे कि C11H22 O10 ऐसा कुछ है, शायद सुक्रोज का कुछ होता है जिसका काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, शायद उसका 11:12:10 ऐसे कुछ रेशो होता है। और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमको मिल चुके हैं जिनका रेशो काफी ज्यादा अजीब है, जो कि सिंपल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इससे डाल्टन का वो वाला भी फेल हो चुका है। तो डाल्टन के सारे ऑलमोस्ट अभी के टाइम में फेल हो चुके हैं, पर उस टाइम पे दे वर वेरी मच वैल्यूएबल, जब लोगों को कुछ भी नहीं पता था एटम्स के और केमिकल रिएक्शंस के बारे में। आप लोग डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को काफी सारी जगह से पढ़िए, बुक से पढ़िए, रेफरेंसेस से पढ़िए, पॉइंट्स को याद कीजिए, लिमिटेशंस को याद कीजिए, क्योंकि एग्जाम्स में इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। फाइन, तो अब हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। फिर उसके बाद एवरेज एटॉमिक मास पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग मॉलिक्यूलर मास पढ़ेंगे, फॉर्मूला मास पढ़ेंगे, देन हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एंड देन हम लोग इस क्लास को कंक्लूड करेंगे। ठीक है, अब देखो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। पहली बात तो किसी भी एटम का या किसी भी मॉलिक्यूल का मास बहुत ज़्यादा कम होता है तो हम उसके मास को कंपेयर करते हैं। हम लोगों ने पहले तो हमारे पास कुछ था ही नहीं कंपेयर करने को, तो हम लोगों ने एक पहले कंपैरिजन यूनिट बनाया। हमने बोला कि कार्बन 12 के एक एटम का जितना मास होगा उसको हम एक AMU मान लेंगे, और हम लोग AMU को स्टैंडर्ड मान लेंगे एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मासेस को कैलकुलेट करने के लिए। तो मैंने बोला कि अगर मेरे पास एक AMU की वैल्यू है तो मैं फिर बाकियों को कंपेयर कर लूंगी। मैं बोल दूंगी कि जो ऑक्सीजन है वो 16 AMU है, वो मैं कंपेयर करके निकाल लूंगी। जैसे कि नाइट्रोजन है वो 14 AMU है उसका एक एटम, ठीक है। जैसे कि वाटर है वो 18 AMU है। तो मैंने बोला कि मैं पहले एक स्टैंडर्ड यूनिट बना लेती हूँ। तो मैंने उसके लिए इसको चुना, कार्बन को चुना। मैंने कार्बन को क्यों चुना, क्योंकि कार्बन को जब मैंने लिया एज अ रेफरेंस तो उससे जो AMU की वैल्यू आई तो वो बाकी सब के साथ भी इंटीजर्स में बैठ गई। जैसे वो 16 बैठ गई ऑक्सीजन के साथ, 14 बैठ गई नाइट्रोजन के साथ, 18 बैठ गई वाटर के साथ। तो इसके लिए मैंने कार्बन को चुना। मतलब पहले साइंटिस्ट ने बहुत सारी अलग अलग चीजों को चूज किया था, अभी वो एट द एंड कंक्लूजन पे आए हैं कि कार्बन इज द बेस्ट टू चूज। और उन्होंने कैसे निकाला है AMU की वैल्यू, हम पहले वो देख लेते हैं। देखो यहां से पढ़ो, इन रिसेंट सिस्टम कार्बन 12 इज असाइंड अ मास ऑफ एग्जैक्टली 12 मास यूनिट। हम लोगों ने जो कार्बन है उसको 12 AMU का मास असाइन कर दिया है, ठीक है। एंड मासेस ऑफ ऑल अदर एटम्स आर गिवन रिलेटिव टू दिस स्टैंडर्ड। वन एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज मास एग्जैक्टली इक्वल टू, एक सेकेंड, one atomic mass unit is defined as mass exactly equal to 1/12 of the mass of one carbon 12 atom. Today AMU has been replaced by U which is known as unified mass. देखो मैंने क्या करा है, मैंने सबसे पहले मैंने क्या करा कि कार्बन 12 को असाइन कर दिया 12 AMUs मैंने इसको असाइन कर दिया। अब देखो कार्बन 12 में होते हैं 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स। तो यानी कि एक प्रोटॉन इक्विवेलेंट टू एक न्यूट्रॉन का मास है 1 AMU। इतना आता है समझ में सबको, एक प्रोटॉन इक्विवेलेंट टू एक न्यूट्रॉन का मास है 1 AMU। और जो हमारे पास हाइड्रोजन होती है वो उसमें सिर्फ एक प्रोटॉन होता है 1 प्रोटॉन, यानी कि हाइड्रोजन का मास भी होता है 1 AMU। इतना आता है समझ में। तो मैंने बोला कि 1 प्रोटॉन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 न्यूट्रॉन का मास मैं बोल देती हूँ 1 AMU। तो अब हर एलिमेंट में जितने जितने प्रोटॉन होंगे, जितने जितने न्यूट्रॉन होंगे, मैं उस हिसाब से उनको AMUs दे दूंगी। तो अगर मैं बात करती हूँ किसकी, ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, O की। O के अंदर होते हैं 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन। तो क्या हुआ, कितने होगा 16। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेटली सेम है, तो मैं इसको 16 AMU असाइन कर देती हूँ ऑक्सीजन को। वैसे ही मैं अगर नाइट्रोजन की बात करती हूँ तो नाइट्रोजन में होते हैं 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन। और मैंने अभी बोला कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेटली सेम ले लो 1 AMU का, तो इसमें हो जाएंगे 14 AMU। तो मैंने ऐसे सभी का मास इस टाइप से मैं डिफाइन करते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने सबसे पहले तो AMU की वैल्यू निकाली, और हमने AMU की वैल्यू किसके रिस्पेक्ट में निकाली है, कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में। अब देखो कैसे निकाली है हमने, ठीक है। हम लोगों को पता है कि जो एवोगैड्रो नंबर होता है
एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल। वो हमको पता है कि 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, ठीक है। तो मैंने बोला कि मैं पहले 1 मोल ऑफ क्या ले लेती हूँ, कार्बन ले लेती हूँ, और मैं अगर उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास उसके एक एटम का मास आ जाएगा। 1 मोल ले लेती हूँ, मतलब मैं 1 मोल ले लेती हूँ, और अगर मैं उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास एक का मास आ जाएगा। इतना आता है समझ में? तो मैंने 1 मोल लिया 12/12 करके, मतलब मैंने पहले 12 ग्राम्स लिए, और मैंने वापस से, मैं एक बार इसको परमानेंट से लिख देती हूँ आपको लास्ट वाली स्लाइड पे। मैं आप लोगों को ब्लैंक स्लाइड पे करके दिखाती हूँ कि 1 AMU हम लोगों ने कैसे निकाला। तो मैं पहला पॉइंट यहाँ पर लिखती हूँ कि पहली बात तो 1 AMU जो हमने निकालने के लिए यूज़ करा है वो कार्बन 12 का एटम यूज़ करा है, हम इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे। और एक और चीज़ कि 1 AMU क्या है? 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ये वाली चीज आप लोगों को सबसे पहले समझना है। अब आप लोग ये ज्यादा मत सोचिए कि कार्बन 12 ही क्यों लिया है, वो साइंटिस्ट ने काफी ज्यादा रिसर्च करके लिया है, अब तो ले लिया है, हमको यही यूज करना है, तो उसमें ज्यादा रिसर्च करने की कोशिश मत करिए। अब मैं आपको ये वाली चीज बताती हूँ कि सबसे पहले तो हमने C12 को लिया, उसके बाद 1 AMU क्या है? 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। इतना आता है समझ में? अब मैं आपको डिराइव करके दिखाती हूँ। तो देखो, हम लोग पहले क्या करते हैं, हम लोग पहले कार्बन 12 का खुद का मास निकालते हैं, फिर उसका 1/12 भी निकाल लेंगे, क्योंकि हमको मेन क्या चाहिए? मास ऑफ कार्बन 12 एटम चाहिए। तो मैंने बोला कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास कितना होता है? 12 ग्राम्स। फाइन। तो एक एटम का मास कितना होगा? x मान लेती हूँ। अब मैं इसमें यूनिटरी मेथड लगाती हूँ, तो इससे मेरे पास x की वैल्यू आएगी 12/6.022 इंटू 10⁻23। तो ये कुछ आएगा 1.99 इंटू 10⁻23। फाइन। अब देखो, ये मेरे पास आ गया मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। अब मुझे इसका भी 1/12 करना पड़ेगा, तब जाकर के मेरे पास क्या आएगा? मास ऑफ 1 AMU। तो अगर इसका 1/12 करना है तो कर दो, क्या दिक्कत है? 1.99 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 12, तो ये कुछ आएगा आपके पास 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम्स। आप इसको केजीज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, डिवाइड बाय 1000 करके, तो 1.6 इंटू 10⁻27 केजीज। ये मास है 1 AMU का, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ 1 प्रोटॉन, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन, और मास ऑफ 1 प्रोटॉन प्लस मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन जो भी होता है। जैसे कि अब अगर आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास पता है तो आप किसी का भी निकाल सकते हो। जैसे मैंने आपको दे दिया, वाटर दे दिया मैंने आपको, वाटर में क्या होते हैं? 2 हाइड्रोजन होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास काफी ज्यादा कम होता है, हम उसको नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। तो हम लोग प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ही मास के मेजर वो मानते हैं जो मास में मेजरली कंट्रीब्यूट करते हैं। तो दो, इसमें क्या है? 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो 2 हाइड्रोजन यानी कि 2 प्रोटॉन, 1 ऑक्सीजन यानी कि 6 प्रोटॉन, सॉरी 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन। तो कितना हो गया? 2 तो ये हो गए, 8 यहाँ पर हो गए, 8 यहाँ पर हो गए, तो ये हो गया 8 + 8 = 16 + 2 = 18। तो अप्रोक्सीमेटली 18 प्रोटॉन्स या 18 न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं, विच इज 18 AMU। ऐसे मैंने सभी के मासेस निकाले। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम है, सेम नहीं होता है, बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है, और मैंने आपको ये सिंप्लीफाई करने के लिए बताया है। आप लोगों को इनके मास अलग होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के डिफरेंस होता है, जो आप लोगों को आगे यूज भी करना है। आप लोगों को क्वेश्चंस करने होंगे जिसमें एक्चुअली आपको इनका मास डिफरेंटली यूज करना है, पर मैंने यहाँ पे आपके लिए कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए ये वाली चीज बताई है। और आप लोगों को लाइक अप टिल आप लोगों को पोटेशियम तक, सॉरी कैल्शियम तक आप लोगों को एटॉमिक नंबर्स याद होना चाहिए, एटॉमिक मास से सबके याद होना चाहिए। अभी से इसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो वह भी तो उन्होंने भी सेम चीज डिराइव की है जो हमने की है। मैं आपको लिख करके बता दी हूँ कैसे करना है डिराइव। पहले हमने एक एटम का निकाला, फिर से बता देती हूँ। पहले हमने यूनिटरी मेथड से एक एटम का निकाला, आई थिंक आई रब दैट। पहले हमने एक एटम का निकाला था यूनिटरी मेथड से, फिर हमने 1/12 उसका ले लिया, क्योंकि डेफिनेशन में ऐसा बोला गया था। हमने इसका 1/12 ले लिया तो हमको 1 AMU मिल चुका है, ठीक है।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इससे। अब देखो एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, कुछ चीज़ों के जैसे कि ऑक्सीजन है, ये है, हम लोग जो नॉर्मली यूज़ करते हैं हमको पता है 16 है एटॉमिक मास। पर क्लोरीन जो है जिससे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट उसका C35 में एग्जिस्ट करता है, और बहुत सारा अमाउंट उसका क्लोरीन 37 में भी एग्जिस्ट करता है। लाइक 24% इज अ वेरी बिग डील। अगर आप लोग हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं, H1 होता है, H2 होता है और H3 होता है, पर इनके परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। तो जो अप्रोक्सीमेटली होता है हाइड्रोजन का मास वो हम 1 ही लेकर के चलते हैं, क्योंकि इनके परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं, 0.0000 समथिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो हम लोग अप्रोक्सीमेटली हाइड्रोजन का ही लेकर के चलते हैं। पर अगर आप क्लोरीन को देखते हो तो 75% ये 35 में एग्जिस्ट करता है, और 24.23 ये 37 वाले मास में एग्जिस्ट करता है। तो इसका जो मास होता है वो कुछ आता है इंटरमीडिएट 35 और 37 के बीच में। तो वो हम कैसे निकालते हैं, अगर किसी एलिमेंट के साथ ऐसी दिक्कत आ रही है, मास में हमको कंफ्यूजन हो रहा है, तो हम कैसे निकालते हैं। तो देखो हमने बोला कि 35 वाला, मैं अप्रोक्सीमेटली 25 ले रही हूँ यहाँ पर, वो 24 पॉइंट समथिंग है, बट जस्ट टू सिंप्लीफाई कैलकुलेशंस। और 37 वाला, सॉरी 35 वाला 75 है, 75 है, और 37 वाला 25 है अप्रोक्सीमेटली। ऑब्वियसली इन दोनों का सम 100 होगा, क्योंकि हम लोग परसेंटेज में बात कर रहे हैं। तो मैं क्या करूँगी, मैं बोलूँगी कि जो 35 है उसका कितना फ्रैक्शन है, 75/100, और 37 वाले का कितना फ्रैक्शन है, 25/100। तो अब जो भी आएगा सम, यानी कि 35 × 3/4 प्लस 37 × 1/4, वो होगा एवरेज एटॉमिक मास क्लोरीन का। ऐसे आप किसी का भी निकाल सकते हैं। अगर मतलब मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देती, मैं बोली थी इसका 20 है और एक और एग्जिस्ट करता है 36 वाला जिसका 5 है, अब बताओ। तो मैं क्या करती, मैं यहाँ पर लिख देती इसको 37 वाले को 20/100, प्लस में एक 36 वाला भी है जिसका मैं कर देती 5/100। कितने भी आ जाए मैं चेंज कर करके निकाल सकती हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि पहले सबके रिस्पेक्टिव परसेंटेजेस लिख लो और उसको डिवाइड बाय 100 करके उसके रिस्पेक्टिव में मल्टीप्लाई कर दो, तो उसका कितना फ्रैक्शन कंट्रीब्यूशन है वो आ जाएगा, और तीनों का जो सम है वो एवरेज दे देगा। फाइन। सो दिस इज एज सिंपल एज दिस। आपको इसके क्वेश्चंस आएंगे तो आपको वही कॉन्सेप्ट यूज करना है। इन्होंने भी देखिए वही किया, इन्होंने 100 पूरे के अपॉन में ले लिया है, और इन्होंने जैसे 35 का जो परसेंटेज था उसको 35 से मल्टीप्लाई किया, 37 का जो था उसको 37 से मल्टीप्लाई किया, और होल के डिवाइड में 100 कर दिया। फाइन। अब हम लोग मॉलिक्यूलर मास पे आते हैं। मॉलिक्यूलर मास में कुछ भी नहीं है, कैसे निकालना है वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। आप लोगों को एक AMU की वैल्यू पता है, एक AMU आपका रेफरेंस है। अब जैसे आपको मैंने अमोनिया का बोला, तो अमोनिया में कितने होते हैं, नाइट्रोजन होता है 3H होता है, नाइट्रोजन का आपको पता है कि 14 होता है, 3H का आपको पता है कि 3 होता है, तो इसका मास हो गया 17। तो अमोनिया के मॉलिक्यूल का मास हो गया 17 AMU। AMU लगाना मत भूलिए, ग्राम्स या केजीस मत लगा देना, क्योंकि एक एटम बहुत ज़्यादा छोटा होता है और AMU भी बहुत ज़्यादा छोटा होता है। तो AMU इज द यूनिट वी यूज फॉर दिस। तो एक एटम का मास हमेशा, एक एटम एक मॉलिक्यूल जो भी है उसका मास यूनिट हमेशा हम AMU ही लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग AMU लगाना ना भूलिएगा। किसी का भी आप लोग निकाल सकते हैं। मैं आपको C6H12O6 का निकाल करके दिखाती हूँ, जो 6 × 12 हाइड्रोजन का पता है, 12 × 1 ऑक्सीजन का पता है, 6 × 16। तो आप इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा 60 + 12 + 36 96 ही होगा ना। तो आप इनका सम ले लीजिएगा और जो भी आएगा वो C6H12O6 का मास होगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है मॉलिक्यूलर मास निकालना। अब हम लोग फार्मूला मास पे आ जाते हैं। फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इतना डिफरेंस है कि जैसे कि मैं वाटर की बात करती हूँ तो वाटर अकेला एग्जिस्ट करता है, उसका एक एटम, किसी के साथ वो एसोसिएटेड नहीं होता है। पर जैसे कि जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, काफ़ी सारे यूनिट्स एक साथ उसके चिपके होते हैं। जैसे कि जो हमारा जो Na होता है वो 6Cl से सराउंडेड होता है, उसके स्ट्रक्चर में Na 6Cl से सराउंडेड होता है। तो इस टाइप के कुछ वो हीप टाइप बना लेते हैं, और जैसे ही आप उनको पानी में डालो वो आयंस में टूट भी जाते हैं। तो हम इनको डायरेक्टली ऐसा नहीं बोल सकते कि ये कंपाउंड है, तो हम इनके लिए मॉलिक्यूलर मास नहीं यूज कर सकते। मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड के लिए यूज होता है, एटॉमिक मास एटम्स के लिए यूज होता है। अब ये तो आयंस है,
तो हम लोग आयंस के लिए एक नई टर्म डिफाइन करते हैं जिसको हम लोग फॉर्मूला मास बोलते हैं। डेफिनेशन देख लीजिए, some substances such as sodium chloride do not contain discrete molecules as their constituent units. Discrete molecules इसमें नहीं होते। In such compounds, positive and negative entities are arranged in a 3D structure. तो जैसे कि Na है, NaCl है, तो कुछ भी नहीं करना है। Na का मास है 23, Cl का मास होता है 35, तो इसका मास होता है 58 AMU। कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट में डिफरेंस निकालना कैसे है उसमें डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस सिर्फ इसमें है कि इसको डिफाइन क्यों करा। इसको डिफाइन इसके लिए करा क्योंकि जो आयंस होते हैं उनको हम कंपाउंड्स नहीं बोल सकते, उनको हम एटम्स नहीं बोल सकते, वो एक अलग स्पीशी है। तो इनके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला मास डिफाइन करा। निकालना वैसे ही, निकालने में कोई अंतर नहीं है। जैसे कि HCl है, HCl भी एक आयंस, मतलब इसमें भी आयंस ही होते हैं। तो यानी कि एक H जिसका मास है 1, Cl जिसका मास है 35, तो अप्रोक्सीमेटली 36 होता है इसका मास। ठीक है, तो इट्स एज सिंपल एज दैट। अब हम लोग लास्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं विच इज मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट में आप समझाने को बचता ही क्या, मोल सबको पता है। मोल्स क्या होते हैं, एक मोल की वैल्यू सबको पता है, एवोगैड्रो नंबर के बराबर होती है। तो हम लोग पहले इसको रीड करते हैं कि इसमें है क्या। In SI system, mole was introduced as 7th base quantity for the amount of substance। मैं आपको बता चुकी हूँ जो हम लोगों ने 7 क्वांटिटीज बनाई है उसमें एक क्वांटिटी मोल भी है। ठीक है, 1 mole is amount of substance that contains as many particular entities as there are atoms in exactly 12 grams of the C12 isotope। ठीक है, देखो हम लोगों ने एक मोल को डिफाइन कैसे करें। हमने बोला कि अगर मैं 12 ग्राम लेती हूँ C12 का, तो इसमें जितने भी एटम्स हैं वो 1 मोल के बराबर है। तो कितने हैं इसमें, देखो मैंने लिए इसके 12 ग्राम। अब मुझे इसके एक एटम का मास पता है, मैं निकाल चुकी हूँ। 1.99 इंटू 10⁻⁻23 आया था। आप लोग पीछे जाकर के देखिए, मैं इसके एक एटम का मास निकाली थी। तो अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर देती हूँ, ये भी ग्राम्स में आया था और ये भी ग्राम्स में, तो हमेशा यूनिट सेम लीजिएगा, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये ग्राम्स कटा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स, सॉरी ये हो जाएगा 6 टाइम्स। इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली अगर 2 ले लूँ तो ये 6 हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, विच इज मतलब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 6.022 आएगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रही हूँ, आप लोग ऐसे मत बोलिए कि दीदी गलत कैलकुलेट कर रही है। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, कैलकुलेशन तो आप कहीं से भी देख सकते हैं। और ये 10⁻⁻23 है, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻23 बन जाएगा। तो इतने पार्टिकल्स होते हैं 1 मोल में। क्या हुआ, हम लोगों ने 1 मोल को डिफाइन कैसे करा, अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट, उतने मतलब जितने पार्टिकल्स 12 ग्राम C12 में होते हैं उतने ही पार्टिकल्स 1 मोल में होते हैं। हमने इस टाइप से इसको डिफाइन करा है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने निकाल लिया। हमने 12 ग्राम लिया, हमने इसके एक पार्टिकल का मास निकाला और हमने इसको इससे डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास कितने पार्टिकल्स है वो आ गए और इसको हमने 1 मोल बोल दिया। ठीक है, आप लोगों को ये नंबर याद रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इट मे बी एम्फेसाइज्ड that a mole of a substance always contain the same number of entities no matter what the substance may be। ठीक है, ये वाली चीज भी आप लोगों को समझ आती है कि किसी भी चीज का 1 मोल है तो उसका अमाउंट सेम होगा। देखो मोल जो है वो एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, वो मैं 1 मोल किसी भी चीज का लूं उसका मास वेरी कर सकता है। अगर मैं 1 मोल हाइड्रोजन का लूंगी, अगर मैं 1 मोल हाइड्रोजन का लूंगी तो उसका मास होगा 2 ग्राम्स। मैं अगर हाइड्रोजन गैस की बात करती हूँ, H2 गैस, तो इसका मास होगा 2 ग्राम्स, पर इसके अंदर भी उतने ही पार्टिकल होंगे। अगर मैं 1 मोल किसी हैवी गैस का ले लेती हूँ, जैसे कि मैंने आर्गन ले ली, तो आर्गन का मास होता है 40, तो इसके अंदर भी पार्टिकल्स उतने ही होने हैं। मास में डिफरेंस आ सकता है पर 1 मोल में हमेशा सेम पार्टिकल्स ही होंगे। आप चाहे गैस लो, आप चाहे सॉलिड ले लो, आप अगर 1 मोल ऑफ गोल्ड भी ले लेते हो तो उसके अंदर भी इतने ही पार्टिकल्स रहेंगे। फाइन, तो आई थिंक आप लोगों को मोल कॉन्सेप्ट तक समझ आ गया। और हमारा लेक्चर काफी ज्यादा बड़ा हो गया ऑलरेडी, मुझे पता था इतना ज्यादा बड़ा होगा, इसके लिए मैंने आगे की चीजें नहीं ली। अब एक लास्ट कंक्लूडिंग लेक्चर आएगा जिसके अंदर हम लोग सारे के सारे कैलकुलेशंस, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, उसके बाद परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पेरिकल फॉर्मूला और लिमिटिंग रिएजेंट, इतने आपके कॉन्सेप्ट बच रहे हैं जो मैं लास्ट, शायद हो सकता है नेक्स्ट वीडियो इससे भी ज्यादा लंबा हो, तो आप लोग लाइक ऐसे घबराइए मत वीडियो की लेंथ से। आप लोग सिर्फ कंसिस्टेंसी बना के रखिएगा। लास्ट लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर को ओवर कर देंगे
और लास्ट और फिर मैं अगर आप लोग मुझे बोलते हैं तो मैं उसके बाद भी एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम लोग काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे। तो वो आप कमेंट्स में बताते रहिएगा कि आप लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं या नहीं, आप लोगों को मज़ा आ रहा है या नहीं, आप लोगों को चाहिए कि मैं 2-3 भी बना सकते हैं हम लोग, मैं और एक्स्ट्रा वीडियोस बनाऊं जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ अलग अलग टाइप की न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करें। तो आप लोग जैसा बोलेंगे वैसा कर दिया जाएगा। और इसके साथ आपको एक डीपीपी भी मिलेगी, उससे ज़रूर देख लीजिएगा, उससे ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। और आपके जो भी डाउट्स हैं उन्हें आप रखिए, मतलब जितना जल्दी होगा हम लोग टेलीग्राम पे आपके डाउट्स क्लियर करना भी स्टार्ट कर देंगे। तो गाइस ऑल द बेस्ट, हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय टिल देन।